नमस्कार दोस्तों। जब किसी बच्चे को कोई सवाल नहीं आता है या वो खराब कॉपी कराता है एग्जाम में, तब उससे घर में यदि पूछा जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ, उसने कहा बगल वाले ने मेरे साथ में ये कर दिया था, मेरा पेन छीन लिया था, मेरी कॉपी ऐसी थी, मेरे पेन खराब हो गया था, मेरा जो पेपर आया था वो गलत आया था, और इस तरीके से वो बहाने बताता है। खुद कुछ कर नहीं पाता, उसे आता नहीं है, लेकिन अब बहाना कैसे बताए, तो ये बताता है। इसी तरीके से कहीं उसका कुछ और वो हो जाता है तो कहता है उसने मेरा ये गेम बिगाड़ दिया था, उसने ये कर दिया था, इसलिए मैं हार गया। बहरा कमोबेश बिल्कुल यही स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। वो खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं। जब उनसे कहा जाएगा कि साहब क्या कर रहे हैं, तो वो बताने के लिए नहीं होता है, लेकिन एक चीज हर बार बताने के लिए कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है, राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, नेहरू ने ये किया, इंदिरा ने ये किया, राजीव ने ये किया, हम कुछ नहीं। तो जब यह स्थिति हो तो सवाल तो बनता है। नरेंद्र मोदी की सरकार को 100 दिन हो गए हैं, लेकिन इन 100 दिनों में देश की जनता को क्या मिला? एक के बाद एक रेल हादसे, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, पेपर लीक, युवाओं के लिए बढ़ती बेरोजगारी, आम जनता पर बढ़ती महंगाई की मार, गिरता हुआ रुपया, और कुछ कसर रह गई तो बजट में जनता पर टैक्स का बोझ भी बढ़ा दिया। मतलब हर तरफ से जनता पर मार बढ़ती गई, लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी सरकार का एक ही लक्ष्य है, देश की जनता को लूटना और अपने दोस्त को फायदा पहुंचाना। कुछ ऐसे ही सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 100 दिन पूरे कर चुके हैं, उनका जन्मदिन भी है। बहरहाल वो 100 दिन पूरे करने पे पहुंचे थे अहमदाबाद, वही उनका गुजरात, और अहमदाबाद में वंदे भारत ट्रेन को वो झंडी दिखा रहे। और जब वो दिखा रहे थे तो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने अपने ही नाम पर कोई ट्रेन चलाई होगी। और ये कोई नई ट्रेन नहीं, पहले जो चलाई थी वंदे भारत, उसी का नाम बदल के नमो रैपिड ट्रेन कर दिया, यानी नरेंद्र मोदी रैपिड ट्रेन। अब आप समझिए कि पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो इस तरह से करता है। पहले भी आपको याद होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो स्टेडियम था उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया था, नमो स्टेडियम। तो यही नमो से इतना प्यार है, उसके लिए कुछ भी करेगा, अपने चेहरे से, अपने कपड़े से, अपने से, मतलब अपने से इतना प्यार है कि उसके लिए तो कुछ भी कर दे। उसके लिए अपने घर परिवार, दोस्तों, मित्रों, सब, किसी का भी कुछ वो छीन सकता है, बिगाड़ सकता है, मार सकता है, कुछ कर सकता है। वो है इस रोग के शिकार। एक और रोग है, वो है नेहरू गांधी फोबिया, क्योंकि हर चीज में उन्हें वही दिखाई देता है। तो चलिए वहां पहुंचे तो वहां क्या कहते हैं, नफरत में लोग देश को बदनाम कर रहे हैं। एक और बात कह देते हैं कि मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया, पर मैं खुश हूं, मैंने 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए। कितने दिन में? 100 दिन में। लेकिन वो 15 लाख करोड़ कहां किए, कहां हैं? एक भी जमीनी हकीकत बताइए। तब बताते हैं कि युवाओं को रोजगार देने के लिए हमने ऐसे किया। अब तक एक सिंगल आप युवा नहीं ला सकते हैं जो कहे कि इन्होंने जो पहली नौकरी वाला अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम शुरू करने की बात कही वो किया हो, न सरकारी में न निजी। तो सिर्फ झूठ है, बताने के लिए कुछ नहीं। तो जब बताने के लिए होता नहीं है तो राहुल गांधी पे हमला की नफरत की, तो आप यह समझिए। बहरहाल जब यह स्थिति होती है तब
बोलेंगे 1000 साल के लिए मैं विकास की गाथा लिख रहा हूं। 1000 साल दुनिया में हर कोई जानता है। 100 साल जीना मुश्किल होता है, 1000 साल की तो बात छोड़ दीजिए। और आज के समय में जब से ये कोविड के टीके लगे हैं उसके बाद तो कौन मर जाएगा, यूथ मर रहे हैं। जिस तरीके से अचानक सडन मौत हो रही है वो अपने आप में तो किसी की जिंदगी का भरोसा तो रह नहीं गया। तो अब 1000 साल कहेंगे, 1000 साल बाद कौन देखेगा, कौन रहेगा, क्या होगा, तो आप समझिए। तो ऐसी ही बातें कहते हैं जैसे कहते हैं विकसित भारत कब, 2047 में। आधी आबादी जो आज है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होगी। यह स्थिति है। और नई आबादी जो होगी वो अपने में जी रही होगी, उसे कोई मतलब नहीं। जैसे आज के लड़कों से यदि आप बात करिए 1947 क्या था और क्या था तो उसका उन्हें कुछ अता पता नहीं। बहरहाल अब नरेंद्र मोदी जब उड़ीसा जाते हैं तो वहां जाके भी क्या कहते हैं कि जब मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहां चला गया गणेश पूजा में तो कांग्रेस का इकोसिस्टम मुझे ये करने लगा। कांग्रेस के एक सिंगल व्यक्ति ने कोई टिप्पणी नहीं की थी, कोई भी टिप्पणी। तमाम स्वतंत्र पत्रकारों ने की थी, मैंने भी की और भी लोगों ने की। तो वो जरूर ये सवाल उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ये गलत है। इसको लेकर के आज बड़ा साफ अंदाज में बताया केसी वेणुगोपाल ने। उन्होंने कहा किस तरीके से न्यायपालिका और उसकी शुचिता बरकरार रखने की एक पूरा सिस्टम होता था और न्याय व्यवस्था के एक आदर्श है। दोनों को पृथकीकरण रखा जाता है, दोनों को यानी अलग अलग रखा जाता था, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज ये स्थिति है कि उनकी निकटता पूरे देश में संदेह पैदा करती, न्याय व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करती। इसलिए यह दुखद है। बहरहाल यह तो हुई एक बात। उधर इनके लोग तो नफरत से भरे, और जब नफरत से भरे हो तो क्या करते हैं? कोई कहेगा कि राहुल गांधी की जीप काट लाओ, 11 लाख का इनाम दे। किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी शिंदे की पार्टी के विधायक संजय गायकवाड़। और जिस तरह राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है कि विदेश में उन्होंने ये कहा, वो कहा, असलियत यह है कि उन्होंने सबसे अच्छी बात कही और वही बात कही जो पूरा देश का हर सजग व्यक्ति चाहता है। दलित वर्ग भी चाहता है, पिछड़ा भी चाहता है, आदिवासी भी चाहता है, अल्पसंख्यक भी चाहता है कि सब समानता पर आ जाए, जाति धर्म सबका भेद मिट जाए। उस स्थिति में आ जाए तो न रिजर्वेशन की जरूरत होगी न किसी की होगी। बहुत सही बात की राहुल गांधी ने। यह भी सही कहा कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों को लेकर के नफरत पनपाई गई है उसी का नतीजा है कि सिख पगड़ी नहीं पहन सकता, गुरुद्वारे जाने में उसको समस्या। उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते हैं कौन? नरेंद्र मोदी और उन्हीं के लोग। सबको पता है। आप याद करिए पश्चिम बंगाल में वो आईपीएस ऑफिसर जो सिख था, उसे भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष बड़े नेता ने वहां के क्या कहा था? I will take action on this. Yes, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में। नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला खालिस्तान? तो इस तरह के जब शब्द इस्तेमाल होते हैं तो वह नफरत बन पाते हैं। यही वजह है कि ईरान के सबसे बड़े जो धार्मिक नेता हैं खुमैनी, उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों की, खासकर मुस्लिमों की यह स्थिति कर दी कि वो सुरक्षित महसूस नहीं। बिल्कुल सही, यही स्थिति है।
क्योंकि आपने इस तरह के हालात बना दिए। अब अमित शाह जाते हैं जम्मू कश्मीर और कहते हैं आतंकवाद को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। जब कहते हैं आतंकवाद को हमेशा के लिए दफन कर देंगे, तो सब आंकड़े देखिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी के 100 दिन के कार्यकाल। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 100 दिन हो गए हैं। इन 100 दिनों में देश को कई आतंकी हमलों का सामना करना पड़ा है। पिछले 100 दिनों में 26 आतंकी हमले हुए, जिनमें 21 जवान शहीद हुए और 29 जवान घायल हो गए। इन घटनाओं में 15 नागरिकों की मौत हुई और 47 लोग घायल हुए। नरेंद्र मोदी आतंकी हमलों को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। उन्हें देश की सुरक्षा की चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस अपने अमीर दोस्तों को और अमीर बनाने पर है। 26 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। आप सोचिए क्या बीभत्स दशा है। इसी तरीके से बेरोजगारी देश के अंदर जिस तरीके से हरियाणा में ही 37.5% की दर से बेरोजगारी बढ़ रही है। यह दशा ये CMI के आंकड़े हैं और वो बता रहे हैं कि देश में किस तरह से हरियाणा में बढ़ी है। पिछले आंकड़ों को ही मान ले तब भी 35% थी और इसी तरह जम्मू कश्मीर में 28% पिछले बार के आंकड़ों के मुताबिक थी और अब बढ़ के वो करीब 32% पहुंच गई। तो वहां पर भी बेरोजगारी की है स्थिति। नरेंद्र मोदी ने किया क्या है जब इस पर आता है? सुप्रिया सिंह ने, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो बड़ा बेहतर तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और ये 100 दिन इस देश की अर्थव्यवस्था पर, इस देश के युवाओं पर, महिलाओं पर, इस देश की रेलवे पर, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ मार पर बहुत भारी पड़े हैं। इन 100 दिनों ने यह साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के पास किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है, कोई विजन नहीं है और समस्याओं से मुंह मोड़ना, रण छोड़ के भाग जाना उनकी पुरानी आदत आज भी बरकरार है। 100 दिन में सरकार का हर पल अस्थिरता का, अनिर्णायकता का और अपरिपक्वता का प्रतीक है। इन 100 दिनों में उस गुब्बारे में बहुत हवा भरने की कोशिश की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने ऐसी कील चुभोई उस गुब्बारे में कि हवा भर नहीं पाई। और असलियत यह है कि जो मोदी जी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने पहले 100 दिन के प्लान का जिक्र करते थे, उनके सामने विफलताओं का एक पुलिंदा खड़ा है। और हमारा सवाल है कि क्या है प्लान? प्लान यह है कि आप बैसाखियों पर आ जाकर खड़े हैं, आपने यू टर्न की सरकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, रेल ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, महिला सुरक्षित है, बेरोजगारी नित नया चरम छू रही है। यही है आपका रिपोर्ट कार्ड। तो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है बेरोजगार कर दो, महंगाई बढ़ा दो। महंगाई की स्थिति क्या है? चाहे सब्जी हो, दाल हो, दूसरे सामान हो, इतने महंगे हो गए कि भारत के इतिहास में इतनी महंगाई नहीं थी। लेकिन सरकार है कि उससे फर्क नहीं पाता। उधर नफरत पनपाने के लिए कुछ भी करते हैं, झूठ बोलते हैं। हरियाणा में चुनाव चल रहा है, हरियाणा गए तो हरियाणा में झूठ बोलते हैं कि जवान और किसान को कांग्रेस ने, भैया वहीं पे जवान किसान सबसे ज्यादा आंदोलित रहा है। वहां के लोगों को पता है किसने किसानों को बर्बाद किया है और किसने अग्निवीर बना करके जवानों को बर्बाद किया है। रोज बरोज मर रहे हैं हमारे सैनिक। इसके बाद जम्मू कश्मीर जाते हैं जब, तो वहां पर 3 खानदान और ये करके बात करते हैं। कौन से 3 खानदान? एक खानदान जो था कांग्रेस का, गुलाम नबी आजाद का, वो आपके साथ है, और जो बाकी 2 खानदान है वो भी आप ही के साथ सत्ता में रहे, चाहे एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे पीडीपी रही। उसके बाद में जब झारखंड जाते हैं तो वहां पर भी इसी तरीके से कि कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भैया, ये एक समय में आपके ही साथी रहे। तो यह स्थिति है। असल में कांग्रेस का इतना ज्यादा फोबिया हो गया है
कि जब हरियाणा गए तो 61 बार 45 मिनट के भाषण में कांग्रेस 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 कांग्रेस। तो इससे आप समझ सकते हैं कांग्रेस का। राहुल गांधी का कितना डर है। राहुल गांधी का डर इनका हर जगह दिखाई देता है, चाहे जिस मोर्चे पे जाइए। राहुल गांधी का नाम आते ही जैसे कांपने कपकपी छूट जाती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी के लिए किसी भी तरह के शब्द इनके नेता बोलते हैं। जो पहले कांग्रेस में पला बड़ा और सब कुछ हुआ, जिसके पास अपना कुछ नहीं था, वो नवनीत बिट्टू जो राहुल गांधी के चरणों में पड़ा रहता था, वो इनके यहां आया तो उसको कब आगे बढ़ पाएगा जब वो राहुल गांधी को गाली देगा। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि जो राहुल गांधी, गांधी परिवार, नेहरू को गाली देता है वो बढ़ जाता है। तो वही स्थिति ये करते हैं, तो उसे बढ़ाते हैं। और वो राहुल गांधी के लिए जाने क्या क्या शब्द कहता है, उन्हें सबसे बड़ा आतंकवादी बता देता है। वो राहुल गांधी को जिसके पिता, जिसकी दादी सब शहीद हुए आतंकवाद का शिकार हो, आतंकवाद से लड़ते हुए गए। तो आप सोचिए, वो लोग थे जिन इंदिरा गांधी ने कहा था मेरे खून का कतरा कतरा इस देश की वो जिंदा रखेगा, इसकी रक्षा करेगा। तो वो राहुल गांधी जो इसकी रक्षा करते हैं, वो संविधान की रक्षा करते हैं। इसी से तो नरेंद्र मोदी को डर लगता है, क्योंकि ये तो टुकड़े टुकड़े करते हैं। जल रहा है मणिपुर पिछले 1.5 साल से, और नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई वहां जाए, सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं और कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, यूटी बना दिया है राज्य से। पहली बार ऐसा हुआ है कि डिमोट हुए हैं राज्य। इसके बाद कहीं नूह में दंगे फसाद कराएंगे, कहीं कहीं कराएंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे कराएंगे, जबकि यह भूल जाते हैं कि यह देश हिंदू मुस्लिम के प्यार का देश रहा है, इस मोहब्बत से चला है। इसी मोहब्बत से तो डर लगता है, क्योंकि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान को, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, और ये नफरत इस तरह से फैलाती है कि आप लड़ते रहिए और इनका वोट बैंक तैयार होता रहे। तो जबकि कोल्हापुर और सांगली जिले ऐसे हैं जहां पर मस्जिदों में गणेश उत्सव के दौरान गणेश जी लाए जाते हैं, उन्हें रखा जाता है, उनका विधिवत पूजन करने के बाद में उनका जिस तरीके से होता है पूरा क्रिया की जाती है। गणेश उत्सव बेसिकली भारत की आजादी में एक बड़ा योगदान था, और बाल गंगाधर तिलक जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया था, और उसी के बूते स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। आज नरेंद्र मोदी का डर यहां खड़ा है, इसीलिए वो कभी नेहरू और पटेल को लड़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि नेहरू पटेल एक दूसरे के पूरक थे। न पटेल कुछ कर सकते थे नेहरू के बिना, न नेहरू ने उन्हें अपनी सारी जिम्मेदारियां दे रखी, इतने अधिकार दे रखे। उसी बूते 562 रियासतों को जोड़ के भारत बनाया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी उस भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और राहुल गांधी जब उसमें आड़े आते हैं तो उन्हें मारने, उनकी जीभ काटने, उनके लिए सब कुछ होता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है कि जन्मदिन मुबारक आपको, लेकिन शर्म आनी चाहिए कि आप लोग संवैधानिक पद पर बैठे, शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठे राहुल गांधी को, जो विपक्ष के शीर्ष पद पर है, उनके लिए इस तरह के शब्द बोलने वालों पर आप कुछ करने की बजाय और नफरत भड़काने का काम कर रहे हो। क्योंकि आपका तो इतिहास है, आपने गांधी को मारा, आपने दूसरे और तमाम लोगों को मारा, तो आप सामान्य नहीं, आप नफरत के पुलिंदा हो। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत काला, बहुत घृणित है। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। ये वही लोग हैं जो हर साल महात्मा का पुतला बनवाते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करते हैं कि कहां पर नफरत फैलाएं, कहां पर हिंसा भड़काएं। और इन सबको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति, और स्वीकृति हो क्यों ना, नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस की नफरत की उसी पाठशाला से निकले हैं। यही आपका
चेहरा है और इसीलिए आप राहुल गांधी से डरते हो, क्योंकि उनकी मोहब्बत आपके जहर को खत्म कर